हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर बीकॉम एंड बीबीए स्टूडेंट्स। और इसके अंदर अभी हमने चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है मोमेंट्स एंड कुर्टोसिस। मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं वो मैंने सिखाया आपको। आज हम इस लेक्चर के अंदर कुर्टोसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं भी कुर्टोसिस होते क्या है। ठीक है, व्हाट इज कुर्टोसिस। तो कुर्टोसिस जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज से बना हुआ है और ग्रीक लैंग्वेज से हमने इसको लिया है। इंग्लिश के अंदर कुर्टोसिस बोलते हैं और ग्रीक में इसको बुलिंगनेस बोलते हैं। बुलिंगनेस का मतलब हो गया किसी भी चीज़ का फुलाव, कि वो कितनी चीज़ फूल रही है। अब यहाँ पर जो कुर्टोसिस है वो हमें ये बताएगा कि जो भी आपने मीन कैलकुलेट किया है ना, स्टैटिक्स के अंदर हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो मीन जो है उस मीन के कंपेरिजन में आपकी जो फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना ऊपर है या उस मीन से कितना करीब है या मीन के बिल्कुल बराबर है। ओके, तो मीन्स के कंपैरिजन कितना डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, टेलनेस क्या है ना, लंबाई कितनी है, फुलाव कितना है। तो कुर्टोसिस इसी चीज़ को मेजर करता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी का वो कितना मीन के कंपैरिजन ऊपर और नीचे है। ओके जी, तो कुर्टोसिस को ग्रीक लैंग्वेज में बुलिंगनेस बोलते हैं और ये किस पे फोकस करता है, पीक ऑफ कर्व। यानी कि मेन हम इसके अंदर यही देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन के कंपैरिजन कितना ज़्यादा पीक पे जाता है और कितना ऊपर जाता है ना, टेलनेस कितनी है उसकी। ओके, आगे देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, कुर्टोसिस इज अ मेजर ऑफ टेलनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन की लंबाई कितनी है, कितना दूर है वो अपने मीन से, इस चीज़ को बताता है हमें कुर्टोसिस। ओके, 1905 यानी 1905 में कार्ल पियर्सन ने हमको ये तीन चीज़ें बताई और तीन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिससे जो है हम कुर्टोसिस को और आराम से कैलकुलेट कर पाएँ। तो उन्होंने क्या बोला कि जो कर्व होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके के होते हैं, एक तो होता है लेप्टोकुर्टिक। लेप्टोकुर्टिक कर्व जो होता है वो इस तरीके से होता है, देखो ये ऊपर की ओर जाता है ना, और इसको पीक्ड कर्व भी बोलते हैं। पीक कर्व क्यों बोलते हैं पीक कर्व, क्योंकि देखो पीक पे जाता है ना, कर्व बहुत ऊपर तक जाता है। अपने मीन के कंपैरिजन में देखें तो इसका टेलनेस बहुत ज़्यादा है, ये देखो कितना ज़्यादा है। ठीक है, एक और कर्व उसने बताया कार्ल पियर्सन ने, उसको बोलता है मेसोकुर्टिक। मेसोकुर्टिक जो है वो देखिए थोड़ा सा ऊपर जाता है, इसको हम नॉर्मल कर्व बोलते हैं। और एक और बताया प्लेटिकुर्टिक, और ये जो है ना ये फ्लैट टॉप कर्व होता है, देखो इस तरीके से होता है। तो तीन तरीके के कर्व कार्ल पियर्सन ने हमको बताया, एक बताया लेप्टोक्रिटिक, मेसोक्रिटिक और प्लेटोक्रिटिक या प्लेटिक्रिटिक बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इनमें ये पीक्ड कर्व है, ये नॉर्मल कर्व है और ये फ्लैट टैप कर्व है। यानी ये तो पूरा पीक पे चला गया, ये बिल्कुल फ्लैट है, और ये क्या है, नॉर्मल, ना पीक है ना फ्लैट है। तो तीन तरह के कर्व उन्होंने हमको बताए। अब जब भी हम कुर्टोसिस कैलकुलेट करेंगे, है ना, कुर्टोसिस का फॉर्मूला ये रहा, देखो कुर्टोसिस निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये नीचे रहा, देखो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम कुर्टोसिस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने कुर्टोसिस कैलकुलेट कर लिया, और कुर्टोसिस कैलकुलेट करने के लिए कार्ल पियर्सन ने बोला अब बीटा 2 आप यूज कीजिए। तो बीटा 2 इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 की पावर 2, ये हमको फॉर्मूला लगाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा 2 आ जाएगा, यानी कि कुर्टोसिस आ जाएगा। अब ये जो कुर्टोसिस है ये कितना आ रहा है, ये जो बीटा है ये कितना आ रहा है, अगर ये बीटा 3 से ज़्यादा है, यानी कि जो इस फॉर्मूला लगाने के बाद में जो आंसर आया वो 3 से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेप्टोकुर्टिक, यानी कि वो लेप्टोकुर्टिक है फिर। यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी का वो कैसा है, लेप्टोकुर्टिक है, यानी कि पीक्ड कर्व है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मीन से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर वो जो आपका आंसर आया बीटा 2 वो इक्वल टू 3 यानी कि 3 के बराबर आया, तो इसका मतलब वो कौन सा है, मेसोकुर्टिक है, यानी कि नॉर्मल कर्व है। ठीक है, और अगर वो आंसर जो है वो बीटा का जो आंसर है वो 3 से भी कम आया, तो इसका मतलब हो गया फ्लैट टैप कर्व है, यानी कि प्लेटिकुर्टिक है। ओके, तो आइए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे फिर हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा कर्व है, पीक्ड कर्व है, नॉर्मल है या फिर फ्लैट टैप वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल मोमेंट्स दे रखे हैं। अब आपको क्वेश्चन के अंदर मोमेंट्स तो कैलकुलेट करके ही दिए होंगे, जिसको सेंट्रल मोमेंट बोलते हैं या मोमेंट्स अबाउट द मीन बोलते हैं। तो वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अगर नहीं दे रखा है तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करना होगा वो हम प्रीवियस लेक्चर में मोमेंट्स निकालना सीख चुके हैं। तो मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, μ1 वो हम सीख चुके हैं। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में μ1 दे रखा है, 4 मोमेंट्स दे रखे हैं 0, μ2 दे रखा है 2.5, μ3 दे रखा है 0.7, μ4 दे रखा है
75। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है कुर्टोसिस और बताना है कि जो वो कर्व होगा वो कैसा बनेगा, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पीक कर्व बनेगा, नॉर्मल बनेगा या फिर फ्लैट वाला बनेगा। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमने जैसे हमने कार्ल पिरिएशन ने बताया, हम बीटा 2 का फॉर्मूला लगा देंगे कुर्टोसिस निकालने के लिए, और दैट इज μ4 अपॉन μ2 की पावर 2। अब यहाँ पर देखो μ4 क्या है, ये रहा 18.75, ठीक है, और μ2 कितना है, μ2 ये रहा 2.5, तो 2.5 और इसकी पावर कितनी 2, तो इसकी पावर कर दी हमने 2। अब इसको क्या करना, हमको सॉल्व करना, बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बीटा कितना है वो पता चल जाएगा, और उस हिसाब से कर्व कौन सा बनेगा वो हम पता कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 2.5 का पावर 2 दैट इज 6.25 और ऊपर कितना 18.75। अब 18.75 में डिवाइड कर दो 6.25, तो ये कितना आ रहा है 3। तो बीटा कितना आ रहा है आपका 3, तो बीटा जो है वो 3 आ गया। बीटा बिल्कुल किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। हमारा बीटा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अगर यहां पर बीटा 3 आ रहा है, इसका मतलब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बीटा अगर 3 आ जाए तो क्या हो गया, मेसोकुर्टिक यानी कि नॉर्मल कर्व है। फिर अगर बीटा हमारा फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ 3 आ गया तो हमारा कौन सा कर्व हो गया, बीटा इक्वल टू 3, यानी कि बीटा भी 3 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा नॉर्मल कर्व। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारा बीटा अभी आ जाता, जो बीटा 2 बोलते हैं उसको, सॉरी या 3 मैंने लिख दिया, जो बीटा 2 है वो आ जाता हमारा अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए 3 से ज़्यादा, यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए आ जाता 3.45, तो 3 से ज़्यादा हो गया तो कौन सा कर्व बनता फिर, ये देखो 3 से ज़्यादा, अगर बीटा क्या हो जाए 3 से ज़्यादा हो जाए, है ना, मोर देन 3, तो हो जाता पीक्ड कर्व। ठीक है, आप इसके नाम भी लिख सकते हो, लेप्टोक्रेटिक और मेसोक्रेटिक, और यही लिखना चाहिए, है ना, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, है ना। ये हो गया मेसोक्रेटिक और यहाँ बन जाता आपका लेप्टोक्रेटिक। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल के लिए हमारा जो बीटा है वो आ जाता 3 से कम, मान लेते हैं 1.45 आ गया या 1.48 आ जाता, तो फिर तो 3 से कम हो गया, 3 से कम, अगर बीटा 3 से क्या आ जाए कम, बीटा इक्वल लेस देन 3, तो फिर क्या उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लैट टॉप कर्व यानी कि प्लेटिकुर्टिक। आया समझ में। तो इस तरीके से आप कुर्टोसिस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुर्टोसिस में केवल इतना ही है और ये बहुत इजी है, आराम से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे बढ़ेंगे, अभी मेन चैप्टर्स आने बाकी है जिसमें कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स, प्रोबेबिलिटी, है ना, टाइम सीरीज, तो ये सारे चैप्टर्स आने बाकी हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। और कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है ना, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कई बार होता है ना फोकस कहीं और होता है कॉन्सेप्ट पे, और यहाँ लिखते टाइम दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराते टाइम कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक नहीं होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो वो भी आप बता सकते हैं हमको। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक दिखे तो थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।